इसके बाद में विटामिन B12, इसे थायराइड बोलते हैं। तो इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी, और इसके लक्षण होते हैं हृदय की धड़कन कम होना, तंत्र का तंत्र प्रभावित हो जाना। इसके बाद में विटामिन B2, जिसे राइबोफ्लेविन बोलते हैं, इससे होने वाला रोग राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है, जिसके कारण मुंह के किनारे ये फटना, होठ का फटना, स्मृति कमजोर हो जाती है, अर्थात इसकी मेमोरी पावर बहुत ही कमजोर हो जाती है। इसके बाद में विटामिन B3, जिसे नियासिन बोलते हैं, तो इससे होने वाला रोग पेलेग्रा, जिसके कारण होने वाला रोग होता है जीभ व त्वचा का फटना, ये रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद में विटामिन A, B, C, विटामिन C, विटामिन C के कम, जिसे बोलते हैं एस्कॉर्बिक, विटामिन C की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग, तो विटामिन C की कमी के कारण होने वाला रोग होता है स्कर्वी रोग, जिसके कारण ये हमारे मुंह में से आता मसूड़ों से खून का बहना प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे वो उसमें से मुंह में से बदबू आना प्रारंभ हो जाता है, और हमारे त्वचा पर चकत्ते, लाल लाल चकत्ते बनना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद में विटामिन D, विटामिन D, जिसके कारण होने वाला रोग है रिकेट्स। विटामिन D की कमी के कारण होने वाला रोग रिकेट्स, जिसके कारण हमारे हाथ पैर की जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती है, भंगुर प्रकृति की हो जाती है। हमारे पैर की जो हड्डियां हैं वो कमजोर होने के कारण वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, और घुटने आगे आना, अर्थात ये फिर से चलते समय परेशानी करने लग जाते हैं। तो इससे होने वाला क्या है, रोग रिकेट, जिसके लक्षण है घुटने की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसके बाद में विटामिन E, विटामिन E के कारण होने वाला रोग होता है नपुंसकता। नपुंसकता, इसके कारण उस व्यक्ति में क्या होता है, जनन क्षमता कमजोर हो जाती है। जनन क्षमता कमजोर हो जाती है। इस प्रकार से जो हमारे शरीर में आवश्यक विटामिन होती हैं उनकी पूर्ति होना भोजन के माध्यम से अति आवश्यक होता है। इसके बाद में सबसे पहले आपको बताया था प्रोटीन, प्रोटीन के बाद में विटामिन, तीसरा आता है हमारा खनिज लवण। अब खनिज लवण है, उनमें भी हमारे शरीर में जो सूक्ष्म आंतरिक रूप में पाए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं उनकी भी पूर्ति होना अति आवश्यक होता है। तो इसलिए तीसरा आता है हमारा खनिज लवण। खनिज लवणों में सबसे पहले हमें देखते हैं शरीर के संचालन के लिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि हमें फल सब्जी इत्यादि से, जो कि भूमि के अंदर जो खनिज लवण होते हैं उनकी पूर्ति भोजन के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। सबसे पहले हम लेते हैं, जैसे कि पहला लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम जिसका प्रतीक होता है Ca। कैल्शियम की मात्रा हमारे
शरीर के लिए अति आवश्यक होती है, जो कि ये हमारे शरीर में कैल्शियम यदि नहीं पाया जाता है तो हमारे जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। तो इसलिए उस कमजोरी को मिटाने के लिए हम क्या करते हैं, हॉस्पिटलों में जाकर के पूर्ति करते हैं, दवाइयां लेते हैं। इसकी वजह यदि हम कैल्शियम युक्त भोजन ग्रहण करें तो हमारे शरीर के लिए उचित मात्रा में कैल्शियम की प्राप्ति हो जाती है और हमें उस रोग से ग्रसित नहीं हो पाते, क्योंकि अधिकांश जरा जरा चोटों पर हमें फिसल जाते हैं तो हमारी हड्डियां टूट जाती हैं। तो इसलिए हमें उचित मात्रा में ये भोजन लेना चाहिए जिसमें कैल्शियम की मात्रा होती है। इसके बाद में दूसरा आता है हमारा सोडियम, जिसका प्रतीक होता है Na, जिसे लैटिन भाषा में बोला जाता है नेट्रियम। सोडियम ये जिसे हम आसानी से हम नमक के माध्यम से सेवन करते हैं, जैसे नमक का सूत्र होता है NaCl, जिसे हम अधिकांश तक प्राप्त करते हैं। यदि हमारे शरीर में यदि सोडियम की मात्रा यदि आवश्यकता अनुसार हमारे शरीर में पूर्ति नहीं होती है तो हमारी मांसपेशियां संकुचित हो जाती हैं और सही संतुलन बनाने में असमर्थ रहता है। इसका जो हमें उपयोग करते हैं नमक तो हमारे मुख्य तौर से हम लेते हैं रोजाना, परंतु मछली है, अंडा है, दूध है, अनाज है, उनके माध्यम से हम सोडियम की प्राप्ति करते हैं। तीसरा आता है हमारा लोहा, जिसका प्रतीक होता है Ab, जिसे बोला जाता है फेरम। तो लोहा हमारे शरीर के लिए बहुत ही अति आवश्यक होता है, क्योंकि लोहा हमारे लिए शरीर के लिए मजबूती प्रदान करता है। रक्त में हीमोग्लोबिन का यह मुख्य भाग माना जाता है। यदि हमारे शरीर में लोहा की यदि कमी हो जाएगी तो हमारा शरीर दुर्बल होता चला जाता है। तो इसलिए लोहा प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, या जैसे पालक है या कच्चे फल हैं उनका भी हम सेवन करते हैं। तो इसलिए हमारे शरीर में यदि लोहे की मात्रा कमी आ जाती है तो हमारा चेहरा है पीला पड़ जाएगा, शरीर दुर्बल होता चला जाएगा। तो इसकी पूर्ति हमें करना अत्यावश्यक है। ये हमें प्राप्ति के स्रोत होते हैं, गाजर है, दही है, गुड़ है, यकृत है, मांस है आदि के माध्यम से इसे हम प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद में अगला आता है हमारा आयोडीन। आयोडीन का प्रतीक होता है आय। तो आयोडीन इसका भी हम सेवन हम आसानी से करते रहते हैं। तो आयोडीन की कमी के कारण होने वाला जो रोग होता है, मुख्यतः कहाँ देखते हैं कि इसकी कमी से होने वाला होता है गलगंड रोग, जिसे हम बोलते हैं गॉइटर। तो ये जो गलगंड रोग होता है, गलगंड रोग के कारण हमारा गला सूज करके लटक जाता है, अर्थात ये जो हमारी जो ग्रंथि होती है इस ग्रंथि के दोनों साइडों में ये सूजन आ जाती है और वो लटाई जाता है, जिसके कारण हमें परेशानी आती है। परंतु ये जो रोग होता है ये अधिकांश है पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, ये मैदानी क्षेत्रों में कम होता है। तो फिर भी हम क्या करते हैं, नमक का सेवन करते हैं, आयोडीन की कमी नहीं आए हमारे शरीर में, इसलिए आयोडीन की पूर्ति करते रहते हैं। तो आयोडीन युक्त नमक हम इसका सेवन करते हैं। यदि हम सामान्य नमक का सेवन करें तो ये रोग नहीं होगा। तो ये जो रोग होता है और पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के साथ में ये आयोडीन घुल करके मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है, इसलिए वहां पर ये रोग होता है। तो इसके बाद में अगला मतलब जो तत्व लेते हैं, इसके बाद में पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक होता है के, जिसे हम बोलते हैं सामान्य भाषा में कैलियम। तो पोटेशियम ये जो तत्व होते हैं उनकी कमी हमारे शरीर में नहीं आए, पोटेशियम
ये मांसपेशी, यदि हमारे शरीर में कमी आ जाती है पोटेशियम की, तो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनमें संकुचन में कमी आ जाएगी, शरीर का संतुलन आसानी से नहीं बना रहेगा, तंत्र का तंत्र वो भी प्रभावित होगा। तो तंत्र का तंत्र प्रभावित होने के कारण ही हमारा शरीर ठीक प्रकार से चलने में असमर्थ रहेगा, अर्थात वो ठीक प्रकार की पोजीशन में नहीं चल पाएगा। तो इसलिए हमें पोटेशियम, इसी प्रकार से और भी तत्व होते हैं सूक्ष्म मात्रा एवं बृहद पोषक जो बताए थे, उनके बारे में जो यदि हम उनका सेवन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में दिन प्रतिदिन इनकी कमी आती चली जाएगी। इसके बाद में अब ये हमारा शरीर ठीक प्रकार से सुचारू रूप से कार्य करे, इस कार्य को करने के लिए हमें किस प्रकार का भोजन करें, जैसा कि आपको मैंने बोला था पहले ही कि संतुलित भोजन, संतुलित भोजन में ये सभी तत्वों की पूर्ति होना अति आवश्यक होता है। हम इस प्रकार का जो भोजन लेंगे तो उसमें हमारे शरीर में कोई भी विकार, कोई भी कमी हमारे शरीर में नहीं आ पाएगी। अब इसके बाद में भोजन हम जब ग्रहण करते हैं, इसके बाद दूसरा जो हमारे लिए शरीर के लिए अति आवश्यक होता है वो होता है जल। तो अब भोजन के बाद में हम इसके बाद में जो आवश्यक है जल, जल के बारे में आपको बताते हैं। जीवन के लिए हमें चाहिए जल, जल के बिना जीवन नहीं है, और यदि हमने जल का उपयोग नहीं किया, जल यदि हमने नहीं पिया तो हमारी पाचन क्रिया बिल्कुल खराब हो जाती है। तो इसलिए जल, जल का सूत्र होता है H2O, भारी जल, भारी जल का सूत्र होता है D2O। तो इसलिए हमें सामान्य जो जल होता है उस जल का ही सेवन करना होता है, परंतु जल हमें जब सेवन पीते हैं तो वो जल किस प्रकार का होना चाहिए, ऐसा नहीं हमें जल पीने वो सुपाच्य नहीं हो या लवण युक्त हो तो हमारा भोजन आसानी से नहीं पच पाएगा। तो इसलिए जल, जल जो पीने योग्य हो, पीने योग्य हो, अर्थात जिसे हम बोलते हैं अलवणीय, अलवणीय जल बोलते हैं। तो इसलिए पीने योग्य जल जो होता है हमें वो पीना चाहिए, जिससे अब यदि हम जल को बांटे, जल को यदि हम बांटे तो दो प्रकार से बांट सकते हैं, कठोर जल और दूसरा होता है मृदु जल। कठोर जल जो कि सुपाच्य नहीं होता, मृदु जल जो कि सुपाच्य होता है। यदि हम जल, मृदु जल पीएंगे तो अब मृदु जल से हमारे शरीर में आसानी से पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इसलिए हमें मृदु जल का ही सेवन करना चाहिए। तो अब इसमें मृदु जल के साथ साथ हम कहते हैं कि वो जल दूषित नहीं होना चाहिए, और इस दूषित जल के सेवन से, क्योंकि सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर किसी न किसी माध्यम से, वायु माध्यम से या वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से वो हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं, और पहुंच करके वो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देते हैं और हमारा शरीर उस रोग से ग्रसित हो जाता है। तो इसके बारे में हम आपको कल बताते हैं, इसके बारे में रहकर आप नोट करें। पहला प्रश्न लिखेंगे आप, संतुलित भोजन, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? दूसरा, विटामिन कितने प्रकार की होती है, उनसे
होने वाले रोग एवं लक्षण लिखो।